19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान से आई ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। नए हथियार और नई स्ट्रैटेजी के साथ ये जंग लगातार महाजंग की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम लीडर, 40 कमांडर, 2 रक्षा मंत्री, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं। ईरान ना झुकने को तैयार है, ना रुकने को तैयार है। हर मौत का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसा ईरान के नए हमले से देखने को भी मिल रहा है। आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम बताएंगे कैसे ईरान युद्ध में ट्रंप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ट्रंप के बयानों, धमकियों और फैसलों में देखने को भी मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। ट्रंप की टीस को आप ईरान पर उनके नए बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पागल के हाथ नहीं लगने देंगे परमाणु हथियार, चाहे जितना लंबा चले वॉर। मतलब ये कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना चाहता है। पहले भी ट्रंप और नेतन्याहू इस तरह की धमकी दे चुके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जता चुके हैं। इन बातों में ट्रंप का दर्द भी है और धमकी भी है। दर्द यह है कि ईरान ट्रंप की किसी भी धमकी से नहीं डर रहा है, बल्कि हर नई सुबह नई शक्ति के साथ प्रहार कर रहा है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान के ऐसे तेवर पर ट्रंप अब अमेरिका के हित की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ईरान कभी भी परमाणु खतरा नहीं बन पाएगा। भविष्य में अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईरान युद्ध में चारों तरफ से फंस चुका है। ट्रंप ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करने के साथ साथ हमले पर सफाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान परमाणु क्षमता हासिल कर लेता। सवाल यही है कि आखिर ईरान जैसे छोटे मुल्क के सामने अमेरिका क्यों बेचैन है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर भी ईरान में अपना मकसद तय सीमा में क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जबकि अमेरिका की कन्वेंशनल मिलिट्री पावर ईरान से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा है। अमेरिका का डिफेंस बजट ईरान से 45 से 60 गुना ज्यादा है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स है। पिछले 19 दिनों के युद्ध में अमेरिका ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज की तारीख में ट्रंप की स्थिति कुछ इस तरह हो चुकी है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा ताला लगाया है, ऐसी घेराबंदी की है जिसका असर दुनिया के कई बड़े देशों पर हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नेटो देशों से हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का साथ कोई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। हॉर्मुज संकट के बाद अमेरिका के कई मित्र देशों ने ट्रंप को हाई वोल्टेज झटका दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि वो इस युद्ध में नहीं फंसेगा। इटली की दलील है कि जंग नहीं, बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप की अपील को ठुकरा दिया है। जर्मनी ने साफ कहा है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जर्मनी के रक्षा मंत्री तो यहां तक इशारा कर चुके हैं कि ये यूरोप का युद्ध नहीं है। जब अमेरिकी नौसेना खुद इतनी ताकतवर है तो कुछ यूरोपीय जहाज क्या ही कर लेंगे। कहानी यही है कि ट्रंप के पास अब कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप बहुत गुस्से में है। ट्रंप अकेले पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका सबूत कुछ घंटे पहले भी देखने को मिला, जब अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बम बरसाए। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के तटीय इलाकों में स्थिति हार्डन्ड ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले किए। 5000 पाउंड यानी लगभग 2300 किलोग्राम के बम बरसाए गए। ये बंकर बस्टर टाइप के बम हैं जो अंडरग्राउंड या मजबूत कंक्रीट संरचनाओं को भेद कर तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल साइट को टारगेट कर हमले किए थे। ये हमले ईरान की एंटी शिप क्रूज मिसाइल सेंटर पर किए गए, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। बंकर बस्टर बम से मिसाइल लॉन्च साइट नष्ट की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है। ये दावा किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका ने बमबारी की है। आपको बता दें कि हॉर्मुज के पास ईरान की एंटी शिप क्रूज मिसाइल तैनात है। ईरान ने अमेरिका और यूरोप के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया है। नेटो से मदद न मिलने के बाद अमेरिका ने अकेले एक्शन शुरू किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के 20 से 21% तेल ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, जो लगभग बंद है। मार्च 1 से अब तक ट्रैफिक 97% कम हो गया है। सिर्फ 90 से 100 टैंकर ही यहां से गुजरे हैं। इसके अलावा ईरान ने कई कमर्शियल जहाज़ों पर अटैक किया है।
जिसमें अमेरिकी ओन्ड टैंकर भी शामिल हैं। ट्रंप को लेकर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वो ईरान युद्ध में फेल हो गए हैं, क्योंकि अब तक इस युद्ध में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। पश्चिम एशिया में कम से कम 17 अमेरिका के सैन्य बेस को भारी नुकसान हुआ है। कई रडार सिस्टम, थार्ड सिस्टम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई नष्ट भी हो चुके हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ है, ये एक सवाल है। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद हमले नहीं रुक रहे हैं। आपको ईरान के विदेश मंत्री के दावों से आइए बताते हैं कि ट्रंप के लिए कैसे ये युद्ध किसी चुनौती से कम नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री का दावा है कि ट्रंप को नेतन्याहू ने युद्ध में फंसाया। ट्रंप हर दिन नया लक्ष्य तय करते हैं। सरेंडर, सत्ता परिवर्तन जैसे लक्ष्य अधूरे हैं। ट्रंप हॉर्मूज खोलने के लिए मदद मांग रहे हैं। यह भी कहा है कि ट्रंप को एहसास है कि वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री के दावे के मायने यही हैं कि अमेरिका के सामने ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका अपनी गलती माने और हमले रोके। इस युद्ध को लेकर अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध हो रहा है, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने ट्रंप पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा कि ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल के दबाव के कारण की गई थी। वहीं ट्रंप ईरान पर हमले का बचाव कर रहे हैं। सिर्फ 120 सेकंड में ट्रंप की महायुद्ध वाली महामुश्किल को आप भी समझिए। अमेरिका को भले ही यूरोपीय देशों का साथ न मिले, लेकिन इजराइल 100% तैयार है। जो नई जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर नेतन्याहू ने सीक्रेट प्लान बनाया है। खबर यह है कि इजराइल हॉर्मूज स्ट्रेट में इंटेलिजेंस ऑपरेशन बढ़ाने की तैयारी में है। इजराइल हॉर्मूज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए सैन्य विकल्प पर विचार कर रहा है। इजराइल हॉर्मूज में स्पेशल ऑपरेशन चलाएगा। इजराइल ईरान को टारगेट करेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ को खत्म करने की तैयारी है। सवाल है कि आखिर ये संभव कैसे होगा। दरअसल इजराइल के सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। इसके तहत ईरानी जहाज़ों या सप्लाई बोट्स पर हमले किए जाएंगे। ड्रोन बोट से टैंकर, IRGC बोट्स पर हमला किया जाएगा। ईरान के तटीय मिसाइल बेस पर सटीक हमले किए जाएंगे, जहां से वो मिसाइल और ड्रोन अटैक करता है। इसके अलावा समुद्री बारूदी सुरंग हटाने का ऑपरेशन भी होगा। बड़ी बात यह है कि हॉर्मूज में इस आक्रामक कदम से युद्ध की आग और भड़क सकती है। इस बीच चर्चा ये भी है कि हॉर्मूज में UAE अमेरिका की मदद में उतर सकता है। UAE अमेरिका के साथ नेवी मिशन में शामिल हो सकता है। तनाव के बीच खाड़ी में सैन्य सहयोग पर UAE विचार कर रहा है। अमेरिका कैसे ईरान को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा चुका है, इसे आप अगली खबर में समझेंगे। बमबारी मिसाइल हमले के बाद अब एक और शिप को ईरान की ओर भेजा जा रहा है। इसका नाम है USS त्रिपोली। इसकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से हर तरफ हो रही है। अमेरिका ने USS त्रिपोली, जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, उसके पश्चिम एशिया की ओर भेजने का फैसला किया है। मलक्का स्ट्रेट से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है USS त्रिपोली, ऐसा दावा किया गया है। इसे साउथ चाइना सी से गुजरते हुए सिंगापुर के पास मलक्का स्ट्रेट में देखा गया है। ये हाई स्पीड से जा रहा है और ईरान के पास फारस की खाड़ी में 5 से 7 दिन में पहुंच सकता है। USS त्रिपोली के साथ 2 ट्रांसपोर्ट शिप भी भेजे गए हैं। USS त्रिपोली में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। आपको इसकी ताकत भी आइए बता देते हैं। USS त्रिपोली 45,000 टन का 850 फीट लंबा असॉल्ट शिप है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह F-35 फाइटर जेट और MV-22 ट्रांसपोर्ट विमान कैरी करने में सक्षम है। USS त्रिपोली से जमीनी हवाई युद्ध लड़े जा सकते हैं। इवैक्यूएशन और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए भी USS त्रिपोली का इस्तेमाल होता है। छापामारी और हमले दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। USS त्रिपोली में स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास यूनिट तैनात होती है। बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट शिप के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा दावा है कि USS त्रिपोली में 2200 सैनिक और क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। नई तस्वीरों के साथ आपको आइए ये भी बताते हैं कि कैसे इजराइल और अमेरिका अभी भी हमले करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इजराइल उन सभी ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां से ईरान को मदद मिल रही है। ये लेबनान की तस्वीर है, जहां इजराइल ने सबसे बड़ा हमला किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े बेस पर अटैक किया। बचोरा में हिज्ब की कमांड सेंटर बिल्डिंग को तबाह किया गया। दावा है कि हमले के वक्त इमारत में हिजबुल्लाह के कई सैनिक मौजूद थे। अगली तस्वीर भी बेरूत की है, जहां हिजबुल्लाह के बैंक पर इजराइल ने बम बरसाए। बेरूत में हिजबुल्लाह के
कैश सेंटर पर हमला किया। रिहायशी इलाके में सीक्रेट बेस बनाया गया था जहां से इजराइल पर अटैक की तैयारी हो रही थी। इजराइल लेबनान पर ऑल आउट अटैक कर रहा है। बेरूत समेत 4 बड़े इलाकों पर भयंकर बमबारी की गई है। रिहायशी इलाके में बने हिजबुल्लाह के सेंटर को टारगेट किया जा रहा है। हमले में 6 लोगों की मौत होने का दावा भी किया गया है। बेरूत में इजराइल के एक और हमले की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। कैसे एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। यहां भी हिजबुल्लाह का ठिकाना था। इतना ही नहीं, लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। आईडीएफ के 2 डिवीजन एक साथ यहां अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घुसकर हमला किया गया है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा भी किया जा रहा है। हॉर्मूज वाले संकट के बीच दोनों तरफ से बारूदी प्रहार हो रहा है। एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से एक ऐसा सीक्रेट हमला किया गया जो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस हमले में ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को टारगेट किया गया। हमले में उनके बेटे समेत कई लोगों की मौत हो गई। अली लारिजानी को मारने के लिए इजराइल ने ठीक वैसा ही हमला किया जैसा खामेनेई को मारने के लिए किया गया था। उसी तरह की खुफिया जानकारी और उसी तरह की एयर स्ट्राइक। ईरान की सत्ता में लारिजानी की भूमिका बहुत अहम थी। खामेनेई के बाद वो ईरानी सत्ता की संरचना का आधार बने हुए थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरान बहुत गुस्से में है। इजराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। कहा गया है कि लारिजानी की मौत का ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुश्मन दहल जाएगा। IRGC ने कहा है कि लारिजानी को मारकर इजराइल ने अपने लिए नर्क का दरवाजा खोल लिया है। हम शहीद लारिजानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे, यानी अब इस युद्ध की आग और भड़कना तय है। हमले में अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी और सलाहकार अली रेजा बयात भी मारे गए। इसके अलावा बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी और जनरल वहीद फतेमी नेजाद भी मारे गए। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लारिजानी अपनी बेटी के घर पर थे। इजराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। इजराइल ने यह हमला खुफिया एजेंसी मोसाद को दी गई जानकारी के बाद किया। बताया जा रहा है कि लारिजानी पर लगातार 2 हफ्ते तक नजर रखी गई। उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। सीक्रेट ठिकानों की जानकारी के लिए हाईटेक सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही सीधे इजराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप तक जानकारी पहुंचाई गई, जिसके बाद आईडीएफ चीफ ने तुरंत फैसला लेते हुए लारिजानी को मारने के ऑपरेशन को मंजूरी दी। करीब 1600 किलोमीटर दूर टारगेट पर लड़ाकू विमान भेजे गए। सही लोकेशन कंफर्म होते ही एयर स्ट्राइक की गई। एक के बाद एक कई बम गिराए गए। एक ही रात में अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट एक साथ हिट किए गए। मौत के बाद इजराइल ने लारिजानी को IRGC का सरगना और आम ईरानी लोगों का हत्यारा बताया है। अली लारिजानी लंबे वक्त तक ईरान की राजनीति का अहम चेहरा रहे। उन्हें ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो कट्टरपंथी और उदारवादी गुटों के बीच संतुलन बना सकता था। इसी वजह से ईरानी सत्ता के सिस्टम का ब्रिज भी उन्हें कहा जाता था। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अली लारिजानी की मौत के बाद सीज फायर की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विध्वंसक युद्ध की स्थिति में वो अकेले ऐसे शख्स थे जो बातचीत और कूटनीति का रास्ता भी खोल सकते थे। लारिजानी की मौत से अब बैक चैनल वार्ता के रास्ते करीब करीब बंद हो गए हैं, क्योंकि लारिजानी ही वो शख्स थे जिनके पड़ोसी अरब देशों से भी अच्छे संबंध थे। ओमान की मध्यस्थता में हुई परमाणु बातचीत में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। हालांकि वो सीधे इस वार्ता में शामिल नहीं थे। लारिजानी का असर हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों में भी था। अब इन संगठनों की तरफ से हमले बढ़ सकते हैं। उनकी मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक तरह से मान लिया है कि अब बातचीत का रास्ता बंद है। लारिजानी जैसे नेगोशिएटर की मौत ने एक तरह से इस युद्ध में शांति की उम्मीदों को भी जला दिया है, जिसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है। पिछले 24 घंटे से युद्ध में ईरान बहुत आक्रामक है। वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल और अमेरिकी बेस को दहला रहा है। बदला लेने के लिए ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की जो बरसात की है, उसका अंदाजा शायद नेतन्याहू को भी नहीं था। ईरान ने अपने जखीरे से सबसे घातक हथियार निकाले और तेल अवीव के आसमान को अपनी मिसाइलों से भर दिया। इन हमलों में इजराइल को जबरदस्त नुकसान की खबर है। लारिजानी की मौत के बाद कैसे ये जंग एक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, इसे विध्वंसक वीडियो कुंजी के जरिए समझा जा सकता है। ईरान की तरफ से कई बड़ी और नई मिसाइलों से इजराइल को टारगेट किया गया।
घातक खुर्रम शहर मिसाइल से इजराइल पर धावा बोला गया। इजराइल के आसमान में कई मिसाइलें आग का गोला बनकर उड़ती हुई नजर आईं। कई मिसाइलों को इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर सबसे ज्यादा तेल अवीव रहा। ये वीडियो तेल अवीव का ही है, जहां ईरानी मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। ईरान के अलावा हिजबुल्लाह ने भी कई रॉकेट दागे। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की हैं। ये एयरपोर्ट रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है, इसीलिए ईरान ने यहाँ भी हमला किया। इजराइल की सबसे बड़ी समस्या है ईरान के क्लस्टर हमले। ईरान अब मिसाइलों के जरिए ऐसे क्लस्टर बम भेज रहा है जो कई हिस्सों में बंटकर अलग अलग जगह पर नुकसान कर रहे हैं। इन हमलों के बाद तेल अवीव में क्या हालात हैं, इस पर हमारे संवाददाता मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ओह माय गॉड, ये देखिए इस वक्त, देखिए ओह माय गॉड, इस वक्त आप रोहित के कैमरे पर देख सकते हैं। और देखिए अली लारीजानी के मारे जाने के बाद ये पहली बार रोहित अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, रोहित अंदर चलते हैं। और इस वक्त लग रहा है जैसे कि दिवाली मनाई जा रही हो। ओह माय गॉड, कम से कम कई दर्जन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी के मारे जाने के बाद ये चौथी बार है जब ईरान की तरफ से मिसाइल से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रात के 12 बजे हैं और अभी हमारे कैमरा सहयोगी रोहित ने अपने कैमरे पर बहुत सारे क्लस्टर बम के जो सो टुकड़े आसमान में देखे और वो दर्जनों की संख्या में थे, जो हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। और उससे साफ तौर पर लग रहा है कि आज की रात ईरान की तरफ से लगातार हमले होंगे और इजराइल पर काफ़ी भारी साबित होने वाले हैं। आज रात तीसरी बार है, या यूं कहें कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी के मारे जाने के बाद ये छठी बार है जब ईरान की तरफ से तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिसाइलों से हमला किया गया है। ओह माय गॉड, ये देखिए एक साथ कितने सारे टुकड़े यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कई दर्जन यहाँ पर जो है वो टुकड़े अलग अलग मलबे में तब्दील होकर वो नीचे की तरफ गिरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से अब ये एक नया पैटर्न है जो कि ईरान के मिसाइलों में दिख रहा है। कि कैमरा रोहित के साथ मनीष झा, TV9, तेल अवीव, इजराइल। ईरान का यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि लारीजानी को ईरान की सुरक्षा दीवार कहा जाता था। ऐसे में अब ये सवाल भी है कि उनके बाद ईरानी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसको लेकर कई नाम चर्चा में हैं। पहला नाम है सईद जलीली। ये ईरानी कमांडर IRGC के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। जलीली ने इराक युद्ध के दौरान एक पैर गंवा दिया था, इसलिए उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। वो लारीजानी से ज़्यादा सख्त और कट्टरपंथ का चेहरा माने जाते हैं। जलीली समझौता न करने की नीति के समर्थक हैं, इसीलिए आने वाले वक्त में ईरान की आक्रामकता और बढ़ सकती है। दूसरा नाम मोहम्मद बघेर कालिबाफ है, जो फिलहाल ईरानी संसद के प्रमुख हैं। इन्हें भी कट्टरपंथी गुट का नेता माना जाता है। मोहम्मद बघेर इजराइल और अमेरिका के सख्त विरोधी हैं। यही वजह है कि IRGC में इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। लारीजानी की जगह तीसरा विकल्प महमूद अहमदीनेजाद हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें सरकार और IRGC का अच्छा खासा समर्थन है। कुछ दिन पहले ही वो हमले में बाल बाल बचे थे। एक विकल्प मोहसेन रजाई का भी है, जो IRGC के पूर्व कमांडर हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मुश्तबा खामेनेई ने अपना सलाहकार बनाया है। लारीजानी की जगह कोई भी ले, लेकिन ईरान उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए ईरान ने एक प्लान तैयार किया है। खबर है कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। इजराइल के 5 बड़े बिजली प्लांट्स पर हमला हो सकता है, जिनमें ओरोट राबिन पावर प्लांट, रोटेनबर्ग पावर प्लांट और हागित पावर प्लांट प्रमुख है। अगर इन पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। इन पावर स्टेशंस पर हमला हुआ तो असर सिर्फ घरों की लाइट जाने तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर ईरान के एयर डिफेंस पर भी होगा। अब आपको इजराइल के उन पावर प्लांट्स की पूरी जानकारी देते हैं जो आज रात ईरान के टारगेट पर होंगे। पहला है ओरोत राबिन, जहां से इजराइल की 20% बिजली आपूर्ति होती है। इसके ठप होने का असर उत्तरी और मध्य इजराइल में होगा। तेल अवीव के बाहरी इलाकों और हाइफा तक अंधेरे में डूब जाएगा। दूसरा प्लांट है अश्कलोन में बना रोटेनबर्ग। ये इजराइल का दूसरा बड़ा प्लांट है। इस पर हमला हुआ तो दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी के करीब के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी।
अशदोद जैसे बंदरगाह वाले शहर ठप हो जाएंगे। इसके अलावा रडार और डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित होगा। हागित पावर प्लांट भी ईरान का प्राइम टारगेट है, जो उत्तरी इजराइल में पहाड़ों के बीच स्थित है। इस पर हमले का असर हाइफा जैसे शहरों की बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है। इस इलाके में बनी इजराइल की रिफाइनरियां बंद हो सकती हैं। साथ ही ईरानी हमलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। अली लारिजानी की मौत को चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खात्मे की तैयारी कर ली। अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान की असली ताकत माना जाता है और अब इजराइल ने धमकी दी है कि आकाश हो या पाताल, मुश्तबा को ढूंढ कर मारेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, ये एक ओपन टारगेट डिक्लेरेशन है। ईरान को सबसे ताज़ा धमकी आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने दी है। उन्होंने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा को छोड़ेंगे नहीं, मुश्तबा को कहीं से भी ढूंढेंगे और फिर उन्हें मारेंगे। आईडीएफ ने कहा कि मुश्तबा सार्वजनिक तौर पर कम दिखते हैं, लेकिन ये बात तय है कि हम उनका पीछा करते रहेंगे। ईरान की तरफ से जो भी इजराइल के लिए खतरा है, उसे मारेंगे ही मारेंगे। कई ईरानी नेताओं को मारकर ये साबित भी हम कर चुके हैं। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, वो दुश्मन को खत्म कर देता है। मोसाद ने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं जब चुपचाप ईरान के ताकतवर लोगों को खत्म किया जा चुका है, चाहे वो उनके बड़े नेता हों या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक। इजराइल टारगेटेड किलिंग करता है। सोचिए, जब किसी देश के सर्वोच्च नेता के परिवार को निशाना बनाया जाए तो क्या वो देश चुप बैठेगा? ईरान पहले ही कसम खा चुका है कि हर हमले का जवाब मिलेगा और कई गुना मिलेगा। अब एक बार फिर ऐसी ही कसम दोहराई गई है। इस बीच ऐसी चर्चा है कि अब ट्रंप इस युद्ध को तभी खत्म करेंगे जब वो ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल कर लेंगे। इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी दी जा सकती है। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक इसका प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके मुताबिक पहले ईरानी परमाणु केंद्र पर हवाई हमले होंगे, फिर प्लांट पर स्पेशल कमांडो टीम को उतारा जाएगा। मिलिट्री एक्शन के बाद परमाणु प्लांट में एंट्री की जाएगी, जिसके बाद संवर्धित यूरेनियम की खोज होगी, यूरेनियम को खत्म या सिक्योर किया जाएगा और उसके बाद सभी कमांडो की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि ऐसा कर पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के बीच परमाणु केंद्र तक पहुंचना और भूमिगत सुरंगों को खोजना मुश्किल काम है। इस दौरान अमेरिका के सैनिकों का सामना ईरान की सेना से भी होगा। इसी को देखते हुए अभी ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। अब आपको इस जंग का वो डरावना एंगल भी दिखाते हैं जिसका असर धीरे धीरे एशिया के सभी देशों पर पहुंच रहा है। ये जंग की आग का वो दरिया है जिसमें इस वक्त दुनिया डूब रही है और सबसे ज्यादा नुकसान एशिया और खाड़ी देशों को हो रहा है। इसलिए अब अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई को जंग से ज्यादा आर्थिक विश्व युद्ध कहा जा रहा है। जब से ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस दबाई है, संकट हर दिन के साथ और बड़ा और गहरा होता जा रहा है। इसके रुझान दुनिया के अलग अलग देशों से आ रहे हैं। फ्यूल और ऊर्जा के बढ़ते संकट की वजह से बांग्लादेश में कई सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया ने 3 दशक में पहली बार गैस की कीमतों की सीमा तय की है। थाईलैंड में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। ज्यादातर दफ्तर ये शुरू भी कर चुके हैं। इसके अलावा फिलीपींस में दफ्तरों में काम के घंटे कम किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में पहले ही स्कूल बंद करने, सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम करने और गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका है। और ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का साइड इफेक्ट है। दुनिया का 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इसीलिए जो देश ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, वो सबसे ज्यादा संकट में हैं, खासकर एशियाई देश। क्राइसिस की तस्वीरें भारत से भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन दुनिया में जिन देशों को ये जंग सबसे ज्यादा महंगी पड़ रही है और इसका असर उन देशों पर लंबे वक्त तक दिखेगा, वो है गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी के देश। ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे वो खाड़ी के देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल उत्पादन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर टिकी है। लेकिन जंग के चलते इन तीनों सेक्टर की रीढ़ टूट रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर ये जंग अप्रैल तक भी चल गई तो कतर और कुवैत की अर्थव्यवस्था में 14% की गिरावट आ सकती है। यूएई की इकोनॉमी 5% तक गिर जाएगी। सऊदी अरब को भी 3% तक का नुकसान होगा और सभी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में करीब 10 से 15% तक की गिरावट आ जाएगी, क्योंकि तेल के साथ पर्यटन और ट्रैवल सेक्टर भी लगभग ठप हो रहा है।
खाड़ी देशों की जीडीपी में करीब 11% हिस्सा पर्यटन का होता है, लेकिन पर्यटकों की कमी से इन देशों को रोज $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये आर्थिक चोट इसलिए भी और गहरी होती जा रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था को लगने वाले झटकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये 5वां या 6ठा साल है जब दुनिया किसी न किसी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी जब कोरोना वायरस से इकोनॉमिक चोट का असर दिखा था। फिर वर्ष 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। इन झटकों से जैसे जैसे दुनिया उभर रही थी कि टैरिफ मास्टर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और टैरिफ वाला टॉर्चर शुरू कर दिया। और अभी ये चल ही रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हो गई जो फिलहाल जल्द थमती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए इस वजह से दुनिया के कई देशों पर आर्थिक मिसाइलें गिरने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस संकट के समय में भी 2 देश ऐसे हैं जिन्हें फायदा हो रहा है। पहला ईरान, जिसका तेल आसानी से हॉर्मूज से पास हो रहा है, जबकि अन्य देशों के तेल टैंकर को रोका जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान रोजाना तेल बेचकर $14 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। इस युद्ध की वजह से रूस की भी झोली भर रही है, जो संकट के समय में अपना तेल बेचकर भारी कमाई कर रहा है। और अब इसके लिए ट्रंप ने भी सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। अब ये संकट कुछ और दिन चलता रहा तो ईरान और रूस की भले ही चांदी हो जाए, एशिया के देश और खासकर खाड़ी देशों का दर्द बढ़ने वाला है। इस पर भी आप एक रील देखिए। ये एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से विश्व का 20% तेल और 25% गैस गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत के ऊपर तो जो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, वो अगर वापस भारत आ जाते हैं तो उनके रेमिटेंसेस जो हैं, जो जिस प्रकार से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेमिटेंसेस होता था वहाँ से, उसके ऊपर ज़रूर परेशानी होगी। ये जो है धीरे धीरे संकट जो है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में और ख़ासकर एशिया में, क्योंकि अगर आप देखें जापान जो है तकरीबन 85% इसको यहाँ से तेल जाता है, उसके ऊपर निर्भर है। चीन 80% से ज़्यादा निर्भर है। साउथ कोरिया तकरीबन 85% इस तेल के ऊपर निर्भर है। कतार ने भी ये बंद कर रखा है। तो प्रोडक्शन से पूरे विश्व भर में आज की तारीख में आर्थिक संकट जो है वो और गर्माएगा अगर ये युद्ध और चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद रहा। अब इस संकट का भारत के ऊपर कितना असर हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 88 से 90% कच्चा तेल यहां से आयात करता है भारत, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। इसमें भी करीब 50% कच्चे तेल के लिए भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भर है, जो फिलहाल बंद है। हालांकि ईरान ने इसमें भारत को थोड़ा दोस्ती वाला डिस्काउंट जरूर दिया है। कच्चे तेल के साथ भारत अपनी जरूरत की 66% LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE देशों से खरीदता है, जो इस वक्त युद्ध की आग झेल रहे हैं। जबकि 50% LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर, UAE और अमेरिका जैसे देशों से लेता है। भारत में LPG की किल्लत वाली खबरें लगातार देश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि शिवालिक और नंदा देवी नाम के 2 LPG कैरियर भारत में 92,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा LPG ला चुके हैं। लेकिन क्या इससे संकट खत्म होगा? आइए समझते हैं। शिवालिक और नंदा देवी में 92,700 मेट्रिक टन यानी 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस आई है, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें 14.2 किलोग्राम गैस आती है। इस गणित पर अगर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलो गैस से 65 लाख से ज़्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता हैं। देश में हर साल 31.3 मिलियन मेट्रिक टन LPG की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम LPG इस्तेमाल होती है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि सरकार ने अब LPG का प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि कच्चे तेल का क्या होगा। भारत जरूरत का 88 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, जिसका सबसे बड़ा सोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था। इसलिए युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस स्थिति में रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में रूस भारत का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने रूस से आयात बढ़ाकर 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दिया है।
जो फरवरी में 1.04 मिलियन था। इसके अलावा हूटर बच चुका है इस वक्त, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।